नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाजिर है। नाज़रीन बहुत एक अहम केस, बहुत अहम एक न्यूज़ लीक्स हुई थी जो कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी वो, और उस पर कहा जाता है कि ये भारत का नैरेटिव था और भारत और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनका ये नैरेटिव था जो कि यहाँ वो लीक्स हुई। और उसके साथ साथ ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान आर्मी पे एक चार्जशीट थी और इसके ऊपर एक कमेटी बैठी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को पब्लिक किए बगैर, जबकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी, पब्लिक किए बगैर उसको दबा दिया गया और चंद लोगों को निकाल दिया गया और उसके बाद उनको बहुत मामूली सी सज़ा दे दी गई। हालांकि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये मेरे हाथ में है, उसको अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो टाइम पूरा गुजर जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। इसके तहत कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसी फ़ोटोग्राफ, कोई भी ऐसा कॉलम, कोई भी ऐसा आपके हेडलाइन, कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हो, उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है और उसकी जो सज़ा है वो 14 साल और सज़ाए मौत है। लेकिन यहाँ जो सज़ा दी गई, इतना बड़ी, इतना शोर मचा, इसके ऊपर 17 जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों ने जो है एक पिटीशन अदलिया में, अदालत में दाखिल की, जिसकी कल हेयरिंग है। बहुत अहम, और कल हेयरिंग है, इसलिए हम वो प्रोग्राम आज कर रहे हैं कि वो जो न्यूज़ लीक्स हुई थी उसके असल ज़िम्मेदारान कौन है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनको सज़ा क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि यही दोनों मुतालबा है उस पिटीशन में। और इसके साथ साथ एक और बात बताता चलूँ, और वो ये है कि चौधरी निसार साहब जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं, जो मुस्लिम लीग नून के अभी भी मेंबर हैं, उन्होंने बारहा कहा कि ये एक बहुत अहम रिपोर्ट है, इसे पब्लिक किया जाए, पब्लिक किया जाए, पब्लिक किया जाए। लेकिन पब्लिक नहीं की गई, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पब्लिक नहीं किया गया तो मैं पब्लिक कर दूंगा। इस प्रोग्राम पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो मेरे पास एक बहुत अहम ज़राए हैं, जिस ज़माने में ये न्यूज़ लीक्स हुई थी और जिन लोगों का सिरिल मीडा साहब जिन्होंने ये खबर छापी थी उनसे राब्ता था, जिस फ़ोन नंबर के ज़रिए राब्ता था, जिन लोगों का राब्ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि यही वो मरकज़ी किरदार हैं न्यूज़ लीक्स के, जिन पर ये जिम्मेदारी आती है। मैं आपके सामने वो फ़ोन नंबर्स, वो नाम स्क्रीन पे दिखाता हूँ जिनके ज़रिए सिरिल मीडिया से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई, मुख्तलिफ वक्त में बात हुई, उस ज़माने में बात हुई। सिरिल मीडिया के पास 17 नंबर थे फ़ोन, मैं एक नंबर दिखा रहा हूँ, 17 नंबर थे, लेकिन ये 17 नंबर उनके भाई के नाम पे थे, उनके नाम पे एक भी नहीं थे। ये वो एक नंबर है सिरिल मीडिया का, आप देख सकते हैं 0342200200। आखिरी कल जो हिंसा है वो मैंने मिटा दिया, वो इसलिए मिटा दिया है कि मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया ताकि आम लोगों तक ये बात ना, लेकिन हमारे पास मौजूद है, जो ज़राए हमें दिए हैं वो हमारे पास एक एक नंबर मौजूद है। तो ये वो लोग हैं जो मरकज़ी तौर पर सारे लोग सिरिल मीडिया से उस ज़माने में राब्ते में थे, इनके वो फ़ोन नंबर्स हैं। मैं सबसे पहला नाम उठाऊंगा मरियम नवाज़ साहिबा का, आप नंबर देख रहे होंगे नीचे, ये इनके नाम पे फ़ोन नहीं था नाज़रीन, ये आलिया रऊफ़ के नाम पे ये फ़ोन नंबर था। और मरियम नवाज़ साहिबा आलिया रऊफ़ लाहौर की एक खातून है जिनके नंबर को इस्तेमाल करती रही हैं, ख़ास तौर पे उस ज़माने में जब ये न्यूज़ लीक्स हुई, सिरिल मीडिया से बातचीत इनकी इसी नंबर पर रही है। व्हाट्सएप पे क्या चीज़ें हैं वो किसी और स्टेज पे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं परवेज़ रशीद साहब का नाम है, परवेज़ रशीद साहब का नंबर भी है जो ताल्लुक़ में थे। इसी तरीके से राव तहसीन साहब का नंबर भी हमने दिया है, जिनको निकाल दिया गया है, जो गए हैं कोर्ट में कि जी ये रिपोर्ट दी जाए, उनके साथ ज़्यादती हुई है। फवाद हसन फवाद, उनका नंबर भी है, वो भी राब्ते में थे, मैंने उनका नंबर भी दिया है। एक हिंसा, इनका भी निकाल लिया गया है। तारिक फातमी साहब जिनको हटा दिया गया,
शायद परवेज रशीद साहब को भी हटाया गया, लेकिन परवेज रशीद अब आज भी इंफॉर्मेशन के सारे मामलात को डील करते हैं और नवाज शरीफ के साथ बैठे होते हैं। ये सजा है, सोचे इतनी बड़ी लीक्स की सजा ये दी गई है। तारिक फातमी साहब को हटा दिया गया, लेकिन हर वक्त हर चीज़ में इंपॉर्टेंट जगहों पर बैठे हुए होते हैं। इसी तरह बहुत अहम पोस्ट पे बैठे हुए मोहम्मद जुबैर साहब हैं जो गवर्नर हैं, उनका भी मैंने नंबर दिया है, उनका भी सीरियल मीडिया से उस ज़माने में ताल्लुक़ था। तो गोया अहम तरीन ज़राए का कहना है कि इनमें तलाश करें असल जिम्मेदारान को जिन्होंने न्यूज़ लीक्स करवाई है। अब मैं इन जिम्मेदारान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो जिनके नाम हमने दिए हैं, अगर वो ये समझते हैं कि ये जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये नंबर और ये नाम ये गलत है, वो इसकी वजाहत करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। ये हमारे पास एक अहम ज़राए से इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पाकिस्तान की आवाम से और अपने गेस्ट से शेयर किया है। अगर आप समझते हैं कि इसमें आप अपनी कोई चीज़ वजाहत करना चाहते हैं, ये सारे अफराद, तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं एक ब्रेक में जाऊंगा, मैं अपने गेस्ट का तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ हैं जनाब एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आरिफ हमीद भट्टी साहब तज़कियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। सेनेटर शाही सैयद, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। सबसे पहले आ जाता हूँ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जनरल साहब, न्यूज़ लीक्स जो है वो आपने देखा कि ख़त्म नहीं हुई। कहा गया था उस ज़माने में चंद लोगों को सज़ा दे के मामला ख़त्म हो गए। इसका मुतालबा बड़ा ज़ोर पकड़ा, चौधरी निसार साहब ने भी कहा, और अब जो पिटीशन दी है सर कोर्ट में और कल उसकी हेयरिंग है, वो पिटिशनर 17 के 17 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं सर। तो इसका मतलब है कि ये केस और ये रिपोर्ट कितनी अहमियत रखती है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के लिए, क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये रिपोर्ट या ये जो डॉन लीक्स का इंसिडेंट था, ये बड़ा ग्रेव वायलेशन थी और बड़ी एक सिक्योरिटी ब्रीच थी, और उस वेन्यू से। अब इसमें तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस दहशत गर्दी के अफरीद को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में टॉप नॉचेस के दरमियान एक मीटिंग हुई, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, और ये बड़ी सिलेक्ट गैदरिंग, वेरी फ्यू, आई थिंक मैक्सिमम 7 पीपल वर देयर जब ये मीटिंग हुई। अब वो एक कोई ऐसी आम जगह नहीं है जो बग्ड हो और वहाँ से बात लीक हो गई हो, और ये 7 अफराद वो थे जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे और नेशनल सिक्योरिटी के कस्टोडियंस हैं वो। उनके अंदर से इस खबर का निकलना, फिर इसको फैब्रिकेट किया जाना, क्योंकि अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसमें आर्म्ड फोर्सेस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया हो जो बात खबर में लिखी गई। तो ये फैब्रिकेशन एक नेशनल सिक्योरिटी इशू की, फिर अगले दिन उसका हेडलाइन बनना, एक बहुत बड़े इंग्लिश डेली में उसका हेडलाइन बनना, ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इतनी कारी ज़र्ब थी कि ये रोग आर्मी वाला जो एक बहुत पहले एक खबर चली थी, ये मेलाइन किया गया पाकिस्तान आर्मी को कि आपके दहशत गर्दों के साथ रवाबित हैं, इनको ख़त्म करें वरना इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस करें। तो ये एक इतना ग्रेव इशू है। आपने अपने इंट्रो में बिल्कुल जायज़ चीज़ पॉइंट आउट की है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस तरह की ब्रीच, इट इज़ पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसकी होती है। लेकिन जब ये मामला सामने आया तो पहले इसको डिनाई किया गया, फिर उसके बाद एक राजा जफरुल हक साहब को जिम्मेदारी दी गई कि आप तहकीक करें कि इसमें हुआ क्या और वो कौन लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये खबर लगवाई है। लेकिन उस सारी को विशी वॉशी करके तकरीबन 8 माह का अरसा इसमें लगा दिया गया, जिसको इंटीरियर मिनिस्टर ने उस वक्त कहा था कि ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है और 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए, कोई बहुत गहरी तफ्तीश इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन वो मामला सामने नहीं आया। फिर जनरल राहिल शरीफ रिटायर होके चले गए और उसके बाद मुझे लगता यह है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा को रिपोर्ट अगर दिखाई गई उस वक्त,
तो वो कोई फैब्रिकेटेड रिपोर्ट होगी, वो उस कोई मैनेज कर लिया गया होगा और इस तरह फिर उनसे एक रिलीफ ली गई। और जिन आदमियों को सजा दी गई, शुनीद ये है, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन शुनीद ये है जो बातें बाद में निकलना शुरू हुई मुख्तलिफ हवालों से कि फातमी साहब और जो तहसीन साहब हैं, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट बनती ही नहीं थी। और ये तो मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्टर भी इस बात का इरादा कर चुके हैं। मुझे दूसरा अफसोस इस बात का है कि ये चौधरी निसार साहब ने उस वक्त अपनी लॉयल्टी नवाज शरीफ एंड फैमिली के साथ की, और अगर वो वतन के साथ और आर्म्ड फोर्सेस के साथ अपनी जिम्मेदारी और लॉयल्टी का सबूत देते तो वो इसका बहुत पहले इजहार कर चुके होते और इसको बेनकाब करते और ऐसे लोगों पे पर्दा डालने की कोशिश ना करते। लेकिन अब ये बड़ा आम इशू आ गया है। ठीक, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि देखिए, ये केस इतनी अहम है कि इसमें 17 रिटायर्ड फौजी अफसर अदालत गए हैं, तो क्या वजूहत थी सर कि वो जो उस वक्त फौज 2 कदम पीछे हटी? इसका मतलब ये है कि ये केस इतना अहम है और पब्लिक होना ज़रूरी है नेशनल इंटरेस्ट में, और असल जिम्मेदारों को सज़ा मिलना ज़रूरी है, तभी ये 17 आर्मी के ऑफिशियल्स पिटिशनर हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मैं एक चीज़ वाजे कर दूं, जिस ऑफिशियल एक्ट का तबसरा आपने किया, जिसका जिक्र आपने किया, उसमें एक तो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लीकेज की बात है, मगर ये उससे ज्यादा खतरनाक है। ये लीकेज की बात नहीं है, ये एक खबर घड़ी गई, इसका दर्जा लीकेज से भी ज्यादा सीरियस है। यानी खबर बना दी गई जबकि इस तरह की बात नहीं हुई थी। और ये बात जो है कौन कह रहा है? उस वक्त के वजीर दाखिला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अंदर ऐसी बात नहीं हुई, वो मौजूद थे, उन्होंने कहा ये बात ही नहीं हुई। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए कि ये खबर घड़ी गई। इसी के साथ मैं जिक्र उस बात का भी करना चाहूंगा, ये अभी किस्सा तो चला है और बिल्कुल आपने सही कहा कि आर्मी ऑफिसर्स ने इस के ऊपर दस्तखत किए हैं। उनसे बढ़ के नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कौन फिक्रमंद हो सकता है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो है ही आर्म फोर्सेस की। मगर इसके साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले जो हुकूमत थी उसके अंदर भी मेमो गेट हुआ था, उसको नहीं भूलना चाहिए। और आज से फिर ये मैं समझता हूं कि कोशिश की जा रही है कि वो शख्स जिसे बाद में जब वो मुल्क में था, इंक्वायरी हुई, उसके बाद उसको तकरीबन 2 हफ्ते पहले फैसला सुनाने से बाहर निकाल दिया गया। मैं लफ्ज निकालना इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जब पता था कि इसका फैसला जो रिजर्व किया उसके अंदर इसे गद्दारे वतन ठहराया जाएगा, उसे बाहर क्यों जाने दिया? तो मैं समझता हूं कि ये दोनों इंक्वायरीज इतनी सीरियस हैं, इतनी संजीदा हैं कि इन दोनों के फैसले मुल्क के वसी तर मफाद में होने चाहिए। और खासकर ये जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ अरसा हो गया, पिछली हुकूमत ने यह काम किया, इस हुकूमत ने भी यही काम किया। यानी आप दुनिया के सामने जानबूझ के अपनी आर्म फोर्सेस के खिलाफ जिनकी कुर्बानियां बेशुमार, दहशतगर्दी को खत्म करने में या उसको अपने मंतकी अंजाम तक ले जाने में उसकी कुर्बानियां, उसका वक्त, और बगैर अपनी जानो माल की परवाह किए हुए जिस तरह वो सामने डटे रहे, अरसा हो गया, उनके खिलाफ इस तरह का बयानिया बनाना और दुनिया को यह जाहिर करना कि जनाब हम तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं, जैसे इनके आका इनको हुक्म देते हैं। मगर ये जो फौज है ये हमारे रास्ते में रुकावट है। तो मैं समझता हूं कि इसका फैसला होना चाहिए। और फिर खासकर ये जो डॉन लीक्स की रिपोर्ट तैयार की गई, उसके कुछ मदरजात तो थे वो आर्मी के साथ तय कर लिए गए, मगर जो प्रेस के सामने लाए गए वो मुख्तलिफ थे, जिसमें आर्मी ने बाकायदा शिकायत की। और फिर बाद में इन इख्तलाफात को खत्म करने के लिए समहाउ इस मामले को टकराव और बचाव से बचने के लिए इस चीज को एक तरह से ठंडा कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि यह केस आज अगर अदालत में आया है तो वंस एंड फॉर ऑल इन दोनों केसेस का फैसला होना चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी पर इतनी ज़रबेकारी लगने के बाद अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ देंगे तो फिर डॉक्टर साहब अल्लाह ही मालिक। अल्लाह ही मालिक। मैं आ जाऊं भट्टी साहब, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सारे चीज़ें आपके सामने हैं और अब ये पटिशन भी आ गई है। गवर्नमेंट ने तो 2-3 लोगों को सज़ा दी, लेकिन वो सज़ा तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कुछ और कहता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अल्लाह मालिक, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, वो तो सबका ही मालिक है।
लेकिन हमारा दीन इस्लाम है, हमें सच बोलने की हिदायत करता है। बेशक। सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया, सिक्योरिटी ब्रीच कहा गया पाक फौज ने भी और इंटीरियर मिनिस्टर ने, और कहा कि ये खबर घड़ी गई। देखें कि वो मीटिंग कहाँ हो रही थी, किन शख्सियात के दरमियान थी। मुझे दुख हुआ, मुझे हैरत हुई है कि अभी तक उनके एक मुलजम को भी सजा नहीं मिली। वो किसी एक फर्द के खिलाफ साजिश नहीं थी, वो पाक फौज के खिलाफ साजिश थी, जिसके हजारों लोगों ने शहादतें दी, जिसके 2 सिपाही अभी कल शहीद हुए हैं। उस घर के जाए, कच्चे घर में जाके देखें, उन शहादत देने वाले सवाल कर रहे हैं अपने अफसरान से कि बताएं हमें दहशतगर्द साबित करने वाले क्यों इतना आजाद फिर रहे हैं। डॉन लीग पर क्यों कंप्रोमाइज किया गया भाई, क्यों 2 मामलों ने तय किया। ये एक शख्सियत का मामला नहीं है। मैंने आपको बुरा भला नहीं कहा या आपने मुझे नहीं कहा कि मैं माफ कर दूं। ये पाक फौज का मामला था। फौज में चलो कुछ गलतियां होती होंगी, मैं ये नहीं कहता सब ठीक है, लेकिन फौज को उस नैरेटिव के साथ जोड़ना जो इंडिया कह रहा है, आपका दुश्मन मुल्क कह रहा है, ये मैं इन 17 लोग जो गए उन्हें सलाम करता हूं। इन्होंने भी कई जंगें लड़ी होगी, इन्होंने जिंदगी और मौत को अपने करीब से बहुत दफा देखा होगा। मैं और आज यहां बैठे हैं ना, ये अपनी पलवानी की वजह से नहीं बैठे, आपकी ये सो कॉल्ड जमहूरियत की नहीं वजह से बैठे कि हमारी फौज के जवान, सिपाही, अफसर रोजाना दुश्मन की बारूद के आगे सीना रखे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती है। डॉक्टर एजाज साहब, अवान साहब बैठे हैं, मुझे ये बताएं, बीइंग ए फौजी अफसर, आप भी क्यों नहीं गए? मुझे भी जाना चाहिए था, लेकिन हम कमजोर आदमी हैं, हमें तो हुकूमत हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है। आजाद साहब मुझे बताएं, आज राना सनाउल्लाह ने फिर कहा कि कुछ नैरेटिव, कोई खास कुव्वतें घेर रही हैं। क्या राना सनाउल्लाह को पूछने वाला कोई अदारा नहीं है कि आगे बुला के कहे भाई रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं, 70,000 शहादतें दे चुकी हैं, क्यों हर रोज हमें तनकीद का निशाना बनाते हो? वो सिपाही का क्या कसूर है, वो कैप्टन का क्या कसूर है, वो मेजर का क्या कसूर है जो शहीद हो रहा है, यहाँ पाहज हो रहा है, यहाँ बेचारा जख्मी हो रहा है। लेकिन जब आप इन मुल्क दुश्मनों को इतनी खुली छुट्टी दे रहे कि 1 साल बाद भी डॉन लीग के असल मुल्जमान का पता ही नहीं कि है कौन है। भाई जो पहले 7 बंदे उस मीटिंग में, उनसे पूछो ना। ये नैरेटिव तो मीटिंग के कोल जो मेरी इतला है बाहर, अगर ये एजाज साहब ये चाहते करते जो खबर लीक बनवाई गई मनगढ़ंत, शहबाज शरीफ साहब और यहाँ DGIS या चीफ ऑफ आर्मी साहब का सब डायलॉग थे। भाई शहबाज शरीफ साहब को किसी ने शामिल तफ्तीश किया कि भाई आपसे ये अटैच करके खबर की गई है, किस तरह खबर गई, आपने क्या इंक्वायरी की हुकूमत ने? लेकिन अफसोस, ठीक है, हर अफसोस, ठीक, हर चीज में मसला। ठीक है, मैं जरा सा इनसे भी याद रख ले, मुल्क की सलामती इदारे पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट को एक निहाल हाशमी ने जिस तरह गालियां दी हैं सर, और वो तौहीन अदालत पाने के बाद, तो आप इन लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं सर? वो तो गालियां दी हैं खुल के, तो इतनी बड़ी जुडिशरी को, पूरी जुडिशरी को वो देंगे गालियां। उनका मोटिव ये है, उनका इंडिया खुश होता है, इनका आका खुश होता है जब अपनी फौज और अदलिया को आप बुरा भला कहेंगे। एक आपके इंसाफ की जमानत है, एक आपकी सलामती की जमानत है। इन 2 अदारों को कमजोर कर दे तो पाकिस्तान में अदारा बचता कौन है? तो खामोश, जमहूरी हुकूमत के रहे खामोश। फिर अगर फौज भी खामोश रहेगी और अदालत भी फौज भी खामोश रहेगी, 1.25 साल से फौज भी खामोश रहेगी और अदालत भी खामोश रहेगी, तो बस ठीक है, फिर ये दिन बनाते फिरेंगे आप। ठीक, तो यही बदकिस्मती है, यही बदकिस्मती। मैं आता हूं, चौधरी निसार साहब ने ये कहते हैं, चौधरी निसार साहब बार बार कहते हैं कि ये जो न्यूज लीक्स है इसको पब्लिक होना चाहिए, इसको अगर नहीं पब्लिक किया तो मैं अब कर दूंगा। क्यों कहते हैं? डॉक्टर मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब एक बाउसूल सियासतदान है और निडर भी है, वो बोल भी देगा। कुछ उसूल होते हैं, उसकी वजह से 1-2 उसकी खराबियाँ हैं, जो कि चापलूसी नहीं है, मक्खन नहीं लगाता, खुश ज़रूर है, लेकिन है निडर बाउसूल आदमी। किस मजबूरी से उसको ये चीज़ें पहले बोलना चाहिए था। लेकिन जनरली मैं ये बात करूँगा कि ये जो लीस वाला मसला है, या जो डबल गेम इसमें हो रहा है कि काम किसी ने किया और सज़ा किसी को और को दे रहा है, ये डबल गेम तो दुश्मन के साथ आदमी करता है। दूसरी बात, ये जो वाक़या है ये पाक फौज का नहीं है, ये पाकिस्तान का वाक़या है। इसको सिर्फ पाक फौज पे न डालो। ये अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई तो मैं हल्फिया कहता हूँ कि ये मुझे ये समझ के मेरे खिलाफ हुई, आपको भी ये समझने के आपके खिलाफ। ये मुल्क फौज का भी है, ये अदलिया का भी है, ये सियासतदान का भी है। हम अगर इसमें कोई कंप्रोमाइज़ करेगा तो उससे नहायत ही कोई कमी तो पब्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ये रिपोर्ट क्यों? देखो बात सुनो, यही वो बदकिस्मती है कि जैसे आपने बताया कि हकानी वाला केस था, वो जब निकल गया फिर केसें शुरू हो जाती है। जब इधर मौजूद होता है लोग कहते हैं,
बदकिस्मती से इस मुल्क में NRO जब पहले 8,665 केसों के ऊपर हुआ, मर्डर केसों पे लोग रिहा हो गए, यहाँ 25 साल सजा याफ्ता बंदा फेयरवेल पे जेल से निकल गया। जिस मुल्क में एक रजा हैदर के शहीद पे 100 बेगुनाह पख्तूनों को मारा गया, वो भी NRO के नज़र हो गया। जिस मुल्क में 12 मई का वाक़या, वो भी NRO का हुआ। हमारे जो जेलों से कंप्रोमाइज़ होकर के हम चले जाते, ये मुल्क, ये भी तो पॉलिटिशियंस करते हैं ना, ये- आप ही लोग तो देखो, करते बात सुनो। हैं। अब इसका ये जो इस वक्त ये नाम जो आप रहे हैं, तो ये तो हुकूमत दबा रही है ना, ये कौन पब्लिक करेगी? अकेला हुकूमत सियासतदान करेगी नहीं ना। कर सकता, अकेला सियासतदान नहीं है। क्यों? जब तक उनके साथ ये इदारे ना हो तो अब कोर्ट में गए हैं वो 17 के। अच्छा, जाने वाले दूसरे इदारे के लोग हैं रिटायर, और ऐसे इदारे में जो कि अदालत है, आप क्या कहते हैं, सही है? ये ज़ाहिर खुश आइंदे जाना चाहिए था बहुत पहले, और इसका फैसला आना चाहिए था, और ये चीज़ें मतलब मुल्क के साथ मजाक ना हो, ये तो मुल्क के साथ मजाक। असल जिम्मेदारान कौन है आपकी नजर में? मेरे नज़दीक ये चंद 6-7 बंदे थे। इसमें कम से कम, मैं अपना तो नहीं कहता कि मुझे मालूम है, लेकिन इदारों को 110% पता, सब पता है कि अब वो क्यों उसको डिले कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। क्यों उन लोगों को बचाया जा रहा है, ये बड़ी गलती है। एक नाज़रीन छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक। चौधरी निसार साहब बार बार क्यों कह रहे हैं कि डॉन न्यूज़ लीक्स को पब्लिक किया जाए, अगर नहीं करेंगे तो मैं पब्लिक कर दूंगा, क्यों कह रहे हैं? और हुकूमत ने इन लोगों को, जिन लोगों को सज़ा दी है, उनमें से राव तहसीन साहब तो कोर्ट में चले गए हैं। मेरा सवाल जनाब अवान साहब ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मेरे पास ये है सर, इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अफवाज पाकिस्तान को पूरा इख्तियार है कि ऐसे केसेस जिसमें अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई हो या किसी इदारे के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ साजिश हुई हो, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। इख्तियार है उन्हें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो खुद ट्रायल कर सकते हैं, आर्मी खुद ट्रायल कर सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि पिटीशनर 17 फौजी अफसरान केस अदालत में हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर डिमांड जो आर्मी चीफ या आर्मी कर सकती थी, इस पे ट्रायल उसने खुद क्यों नहीं किया? जनरल साहब। जी डॉक्टर साहब, इसमें जो मेरी समझ में आती है बात, वो बड़ी वाज़ेह है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी का जमहूरियत के साथ जो राब्ता पहले रहा है, 3 दफ़ा टेक ओवर हुआ है, और अब पाकिस्तान आर्मी में ये डीप डाउन रियलाइजेशन है कि जमहूरियत को मौका देना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम दिया जाए, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाए, और वो भी कि वो दहशत गर्दों के मुआविन हैं। मेमू गेट में भी प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, अमेरिका से प्रेशराइज करवाने की साजिश थी, और उस आदमी को निकालने के लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने किरदार अदा किया, और अपनी गारंटीज पर अदालत से एक दफा की मोहरत देकर उस शख्स को बाहर भेजा, जो आज तक नहीं आया, और अभी चीफ जस्टिस उसको। सर मेरे सवाल का जवाब तो सवाल ये है, दूसरी वजह ये थी एक्ट के तहत आर्मी ये ट्रायल कर सकती थी, आर्मी चीफ ट्रायल कर सकते थे सर, और ये बहुत अहम मसला है जिसमें 17 रिटायर्ड अफसर पिटिशनर बने हैं, तो क्यों नहीं किया सर, ये सवाल है। हाँ, उन्होंने इसलिए नहीं किया मेरी समझ में, मुझे नहीं इल्म है, मेरी उनसे इस मौजू पे बात नहीं हुई, लेकिन मैं एज ए एनालिस्ट जो इसको देखता हूं तो ये समझता हूं कि वो नहीं चाहते थे कि क्योंकि ये ब्रीच हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, अब आर्मी और DGISI और आर्मी चीफ के अलावा जो शख्स थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे और चीफ मिनिस्टर थे और फवाद हसन फवाद थे गालिबन, तो अगर ये लोग इनमें से ब्रीच हुई है तो वो किस शख्स का ये ट्रायल करते, इस इंक्वायरी को अपने हाथ में ले लेते, तो उस वक्त फिर जमहूरियत पर एक बड़ी गहरी और कारी ज़रब लगनी थी।
तो उन्होंने गालबन उस वक्त जमहूरियत को एक मौका दिया कि आप अपनी करेक्शन अप्लाई करें और इस तरह की घिनौनी बातों से बाज रहें। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अगर उन्हें एक्चुअल ट्रू कैरेक्टर्स का इल्म होता तो वो फिर यकीनन इस बात पे खुद कोई एक्शन लेते, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ट्रस्ट किया कि आप इंक्वायरी करवाएं और आप सजा दें। और प्राइम मिनिस्टर ने जो एक्चुअल मुजरिम थे उनको बचाने के लिए फातमी साहब को इसकी भेंट चढ़ाया और आज फातमी साहब सेनेटर बनने की उम्मीदवार हैं, ये उनको सजा मिली है। और दूसरा जो शख्स है तहसीन, वो अदालत चला गया कि मैं एक करियर ऑफिसर हूं, मेरे ऊपर एक खामखा का इल्जाम क्यों लगाया गया। तो उन दोनों ने इससे इत्तफाक नहीं किया, एक अमली तौर पर और एक अदालत में चला गया। तो अब मुझे लगता है कि असल चेहरे बेनकाब होंगे और फिर यकीनन इन लोगों का जो कंसर्न है 17 ऑफिसर्स का, वो बड़ा जायज कंसर्न है कि पाकिस्तान आर्मी जो इतनी कुर्बानियां दे चुकी है, अगर उसको ये लोग ही मलाइन करेंगे और ये मलाइन करना इस तरह की फैब्रिकेटेड स्टोरीज से, ये इंडियन एजेंडा है, ये नैरेटिव है जो चस्पा किया गया पाकिस्तान आर्मी। एयर मार्शल शाहिद जनरल अवान साहब का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने कहा कि इसलिए आर्मी चीफ ने, जबकि उनके पास इख्तियार था, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ये सब बता रहा है कि वो इस पर ट्रायल कर सकते थे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर वो वजीर आजम भी है और वो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है और वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट ला रहा है इंडिया के मुल्क में, चाहे कोई भी हो। लेकिन बहरहाल जनरल साहब का कहना है कि इसलिए पीछे हट गए कि वो एक ब्लेम बनता है कि जनाब जमहूरियत को डील कर रहे हैं। सर, अगर कल 17 जो रिटायर्ड फौजी गए हैं, अदालत अगर वो पब्लिक करवाती है और उस पब्लिक में मैंने कुछ तस्वीरें और नाम दिए हैं, इन लोगों के नाम आ जाते हैं और ये लोग कल्प्रिट होते हैं, तो फिर क्या एक्शन फिर भी नहीं होगा? फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट उस पर एक्ट नहीं किया जाएगा? फिर भी आर्मी कहेगी कि छोड़ दो? क्या कहेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, जो जनरल अमान ने बात की वो छोड़ने की बात नहीं की, उन्होंने ये बात की और मैं उससे इत्तफाक इसलिए करता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का माजी जो है वो हमारी जो सिविलियन हुकूमतें हैं उनके साथ कोई इतना ताबनाक नहीं, और हर मरतबा यही ब्लेम किया जाता है कि जी जमहूरियत को पनपने नहीं दिया जाता, जमहूरियत कायम नहीं होने दी जाती। ये खैर मैं और आप सब जानते हैं कौन सी जमहूरियत, ये बाकायदा बार बार ये सामने उठ के बात आती है कि जमहूरियत हो तो उसका एहसास किया जाता है ना। तो मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जो जुर्म है वो बहुत संगीन है, वो कोई आम लीकेज नहीं है, एक चीज बनाई गई और बनाई भी वो चीज गई जिससे आप अपने आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान फौज जो है उसके खिलाफ एक इतनी बड़ी साजिश करें। तो मैं ये समझता हूं मेरा सवाल सर, अगर कल अदालत पब्लिक करवा देती है और उसमें ये तमाम लोग आते हैं, जिम्मेदारान सामने आ जाते हैं, तो उस वक्त फौज का किरदार होगा सर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इन्हें सजाए मौत दे या 14 साल इनको जो है वो इनको डिटेन करें? उस वक्त करेंगे तो उस वक्त जमहूरियत को नुकसान नहीं होगा? डॉक्टर साहब नहीं, मैं नहीं समझता कि उस वक्त किसी जमहूरियत के नुकसान को देखा जाएगा। अब तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, वो अदालत उज़्मा है, वहां लोग पहुंच गए। तो मैं समझता हूं कि मामलात, क्योंकि जब मामले इस हद तक ऊपर चले जाएं और उसको सुनने के लिए भी अब बुला लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी किस्म की गुंजाइश ना तो हो सकती है और ना ही गुंजाइश होनी चाहिए। उस वक्त जो बात थी वो उनको छूट इस बात की दी गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब का लिहाज रखते हुए, क्योंकि वो हाईएस्ट आदमी थे जो उस मीटिंग में थे, तो उनका एक तरह से ट्रस्ट जो था वो रखते हुए उन्हें कहा गया कि वो इंक्वायरी करवाएं। मगर जो इंक्वायरी का नतीजा निकला, आज हमें सबको पता चल गया कि वो तो इंक्वायरी का नतीजा ही गलत बताया गया। ये तीनों हजरात जो हैं बारी बारी अपना रोना रो चुके कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब है कि ये 3 लोग उसमें शामिल नहीं है, जो असल मामला है वो किसी और का है, जिसका बार बार
चौधरी निसार कह रहे हैं कि या तो इस मामले को सामने लाओ वरना फिर मैं निकालूंगा। ठीक। और इसी चीज को मैं समझता हूं मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। ठीक। उसका जो नतीजा निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं समझता हूं सर आंखों पर, और इसके रास्ते में ना फौज ना किसी और को आना चाहिए। ठीक है, अगर ठीक ये है। वाकई ये चीज निकलती है कि डायरेक्ट जिम्मेदार हैं तो उनको वही सजा मिलनी चाहिए साहब, मुझे जो तो पाकिस्तान जी, ऑफिशियल जी सीक्रेट भट्टी एक्ट में साहब, बनती है। भट्टी साहब बोलें, भट्टी साहब बोलें। राजा जफरुल हक का केस इस्लामाबाद, डॉक्टर साहब, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। जी सर, जी सर बोलें, डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट दे दे प्लीज। बोले बोले भट्टी साहब बोलें। डॉक्टर साहब, मैं जनरल साहब से भी और शाहिद साहब से भी सख्त इख्तलाफ करता हूँ, नहायत गुस्ताखी के साथ जिंदा भी रहना चाह रहा हूँ और इख्तलाफ भी कर रहा हूँ। हमारे लिए 2 फखर की चीजें हैं, एक हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा पाकिस्तानी है और फौज पाकिस्तान की है। देखिए, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की होगी, पीपल्स पार्टी जरदारी की होगी, तरीके इंसाफ इमरान खान की होगी, जमात इस्लामी सिराजुल हक की, फौज पाकिस्तान की है। क्या ये अजीबो गरीब बात कर रहे हैं कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर कानून से बाला है? ये किस तरह का फैसला कर लिया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा? प्राइम मिनिस्टर ने तो 1.25 साल से फैसला नहीं किया। क्या ये फौज के जो मौजूदा क़यादत है उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन रहा है, जिस नैरेटिव को लेके अमेरिका और इंडिया आप पर रोजाना पाबंदियां लगाने के मुतालबत कर रहे हैं और उन लोगों को आप फ्री हैंड दे दे, ये कैसे मुमकिन है यार? किस तरह मुमकिन है? क्या इसका मतलब है कल को कोई भी उठेगा हम जमहूरियत का दुश्मन नहीं है, जमहूरियत ही चलनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत मुल्क दुश्मनी पर आ जाए तो फिर मुल्क को तरजीह देना होगी, जमहूरियत को नहीं। एक तो जमहूरियत है ही नहीं, मैं तो जमहूरियत पे आप 101 प्रोग्राम करें, मैं चैलेंज करता हूं, जमहूरियत है ही नहीं। जमहूरियत है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। इस हुकूमत ने तो अवाम को रोटी से दूर कर दिया, सेहत की सहूलतों से दूर कर दिया, राजा जफरुल हक का रिपोर्ट नहीं आई भट्टी साहब, राजा जफरुल हक कर रहे हैं कि राजा जफरुल हक इसलिए हम आर्मी को मुतालबा नहीं कर रहे कि हम कमजोर आदमी है, आर्मी एक्ट में निकाल दे, फिर मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जो एक्ट रखा हुआ है। यस, जमहूरियत का यह मतलब नहीं है कि मुल्क दुश्मनी की इजाजत इन लोगों को दे दी जाए। एक मेमो स्कैंडल करके बाहर भेज दिया हमने, उसको लिहाज करते रहे। अब भी हम चाहते हैं कि असल किरदार डॉन लीग के, न्यूज लीग के बाहर बैरून मुल्क चले जाए और बाद में ढंडोरा पीटते रहे हम, ओ जी चले गया, हम तो कार्रवाई करने लगे थे। बिल्कुल सही है, सलामती होती मुल्क की। मैं इस पे बोलिए जनाब, क्या कहना चाहते हैं? खुदारा इस पे कंप्रोमाइज मत करें। मैं डॉक्टर साहब मैं ये कहता हूँ कि ये दो बहुत रिपोर्ट है, एक राजा जफरुल हक की खत्म नबूवत वाली रिपोर्ट भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगा दी, वो भी हुकूमत नहीं पब्लिक कर रही है। जी सर, इसमें फौज का किरदार बहुत अच्छा है, हम उसको सराहते हैं, क्योंकि लीग GHQ से नहीं हुआ है, ये लीग PM हाउस से हुआ है, और PM हाउस भी इस मुल्क का मुतदर इदारा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चोरों को सामने ले आए। अगर ये फौज करता, किसकी जिम्मेदारी बनती है? PM की प्राइम ये एग्जामिन नहीं किया ना सर। अच्छा, और अगर फर्ज कीजिए कि PM के ही लोग इन्वॉल्व हैं तो एक मिनट सुनो, हाँ सुन जाएगा कहीं भी नहीं, डिले जरूर होगा, लेकिन ये कि देखो इस वक्त उसकी, वरना अगर ये फौज एक्शन इसमें लेता और सच्चा होता, सबसे पहले आपकी इंटरव्यू होती कि देखो फौज ने बता कर दिया, जमहूरियत डिटेल कर दी, तो यही वजह है सिर्फ, और क्या है? इसी वजह से फौज पीछे, फौज ने अपना किरदार साफ रखा, लेकिन जहां से वे उस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाउस का बंदा चोर दे नहीं दिया, अब जाहिर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, जाना कहीं नहीं है। तो जो फौज का रोल है उसको हम सराहते हैं, उसको ये नहीं करना फौज ने क्यों नहीं किया, फौज हर काम में अगर ऐसा करेगा तो फिर बदनामी के लिए भी हम और आप इधर बैठे होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ ये अच्छा किया, ये PM हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना ये जो आप बता रहे हो 2 रिपोर्ट उसका चाचा भी देगा, वो नहीं दे रहा, आज नहीं तो कल देगा, उसका देना है, न देने वाले तो बात ही भूल जाओ। लेकिन अब अगर अदालत लेकिन भाग गए अगर लोग, नहीं बात सुनो, अगर अदालत वो तो बात सुनो, शाहिद सही साहब 1.25 साल हो गए हैं, कब देंगे? कमाल करे, 1.25 साल हो गए हैं, देखो अभी मुल्क दुश्मनों को भी इतनी मोहलत दी जाती है यार। बात सुनो, यहाँ LOC पे रोजाना इसलिए शरारतें दे रहे हैं, रोजाना बरूद कर दे रहे हैं और हम शरारतें देते हैं। फिर आप मुल्क पे आ जाते हैं तो कौन करता है ये? सियासतदान तो करते हैं। तो NRO की इस रवायत को दफन करना होगा। जहां मुल्क की सलामती है वहां किसी NRO की गुंजाइश नहीं है, किसी एक शख्स को ताकत नहीं है कि वो NRO के नाम पर मुल्क की सलामती के दायरे में खतरा बन जाए। केस इंपॉर्टेंट है, इंडिया और भारत और अमेरिका दोनों केस इंपॉर्टेंट है। एक तहफ्फुज़ खत्म नबूवत नामूसे रिसालत पे, नामूसे रिसालत का मामला, और एक मुल्क का मामला, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों हुकूमत पब्लिक। अगर ज़ियाउल हक की माशाअल्लाह फिर आपने कंडेम किया,
अयूब खान की आई, डॉक्टर हमने साहब, कंडेम बात ये किया, है, इस जड़ से मुशर्रफ की आई, इस हमने जड़ से कंडेम किया। ये क्राइम इस सारी उम्र हम इसलिए बोलते अब वो कहते हैं मैं मुजीबुर अच्छा, रहमान बन जाऊंगा, अभी बात वो कहते हैं मैं ग्रेटर पंजाब बना डॉक्टर रहा हूँ। साहब हम मार्शल लगाने की बात नहीं कर रहे, बस हम एक सिक्योरिटी ब्रीच करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की बात कर रहे हैं। कौन कह रहा है मार्शल करना चाहिए, अगर नहीं करेगा मार्शल की हमायत कोई नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब अभी बात ये है, सिचुएशन चेंज हो गई है। जी मैं नाज़रीन एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर मैं की तरफ आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। और एक बात कहते हुए चलूं कि इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान को बड़े बड़े खतरात हैं और कई मुल्कों की, बैनुल-अक़वामी मुल्कों की एजेंसीज पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही हैं और अंदरूनी दुश्मनों को भी और बैरूनी दुश्मनों को भी पाकिस्तान के खिलाफ वो एजेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं नाज़रीन। और सिर्फ एक एजेंसी ISI, एक एजेंसी पाकिस्तान की कई एजेंसियों का मुकाबला कर रही है अल्लाह की मदद से और उनको शिकस्त दे रही है, क्योंकि उन एजेंसीज को पता है कि अगर पाकिस्तान कुछ अरसा इन करप्ट हुक्मरानों को अलग करके निकल गया तो फिर पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होगी इन फौजी मामलात पे, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होगी वो ISI की होगी, जो कई एजेंसीज 1, 2, 10, 15, 16 एजेंसीज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है और आप और हम में से चंद लोग इसी एजेंसीज को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे पास सबके लिए एक मिनट है। जनरल अवान साहब, अगर ये कल पब्लिक यानी सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी करती है पब्लिक हो और इसमें मेन कल्प्रिट शामिल होते हैं और हुकूमत का बहुत अहम लोग शामिल होते हैं, तो फिर क्या होगा सर? ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो सज़ा सामने लिखी हुई है, हम दिखा दें बार बार 14 साल या मौत देंगे सर? जी डॉक्टर साहब, अभी मैं समझता हूं कि ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो चुकी हैं और ये तमाम अफराद जिनके हम जिक्र कर रहे हैं इनमें से कोई भी ऑफिस बेरर नहीं है अभी हुकूमत में, न निसार साहब, न नवाज शरीफ, न मरियम नवाज, न फवाद हसन फवाद और इसी तरह परवेज रशीद और फातमी साहब। अब जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। अब जो इल्ज़ाम लगाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट आती है और असल किरदार सामने आते हैं, तो अब वो जो जिस रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा था, अब उसमें कोई अबाम नहीं है, वो खत्म हो चुकी है। अब मुजरिम है और एक जुर्म है जो हुआ है, तो मुजरिम को वो सजा देनी पड़ेगी जिसका वो मुर्तकिब हुआ है, जिस जुर्म का। तो अभी इनको फौरन ECL पे डाल देना चाहिए अगर इनके नाम आते हैं तो, और फिर इनका ट्रायल होना चाहिए। ठीक है एयर मार्शल साहब, ECL में नाम आना चाहिए और ऑफिशियल एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैंने जैसे शुरू में बात की थी, मैं सिर्फ इस मुकदमे को यहां तक नहीं लेकर जाऊंगा। मैं कहूंगा वो जो एक बहुत बड़ा पर्दा हमने मेमो गेट पे भी डाला था, उसको भी इसके साथ निपटाया जाए ताकि इस मुल्क में एक मरतबा मिसाल कायम हो। आज भी हुकूमत के हरीफ फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर कहते हैं कि जनाब अटक से उस पार तो अफगानिस्तान का इलाका है। अरे भाई, आप उधर चले जाएं, वहां जाके शहरी बन जाएं। हमारे फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर अफगानिस्तान के गुण गाते हो, जो कि हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन बन चुका। उन्हें पाकिस्तान से कुछ नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि मेमो गेट का भी फैसला होना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके मुताबिक सजा उधर भी मिलनी चाहिए और सजा इधर भी मिलनी चाहिए। भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, ना हम जमहूरियत के खिलाफ है, जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन एक बात याद रख ले, हम किसी बेगुनाह को नहीं कहते, लेकिन ये गनवानी साजिश जिसने भी की है उसको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। हाँ, वो किसी भी ओहदे पर फायज है, किसी भी ओहदे पर फायज है। पाकिस्तान की सलामती से आगे ज्यादा कोई ओहदा किसी अवाम को अजीज नहीं है, इस पर कंप्रोमाइज ना किया जाए। और जनरल साहब ने बड़ी मकबूल बात की है, इमीडिएटली आज ही उनके नाम ECL पे डाल देने चाहिए, वरना कल को पहले आपने हकानी को भगाया, इस पे भी रोते रहेंगे जनाब, वो तो बाहर चले गए। खुदारा इस पे कंप्रोमाइज मत करे। ठीक है, जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं है, मुल्क दुश्मनों को पकड़ना है, कानून की गिरफ्त देखिए, निहाल हाशमी को सजा बड़ी नॉर्मल सी दी, अडियाला जेल में उसको सजा के बजाय उसको अस्पताल में रखा गया और फिर बाहर निकलकर उसने फिर बड़ी बड़ी गालियां दी। तो अगर आप सजा नहीं देंगे डॉक्टर मेरा मिनट जाया ना कर निहाल हाशमी पे,
मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पाकिस्तान किसी एक इदारे, किसी एक फर्द का नहीं है। ये मेरे बाप का भी है, आपके बाप का भी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश करे, वो चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, उसको फांसी दिला करे। पाकिस्तान हमारे बाबा अजदाद की कुर्बानियों की बात बनाए, ये अल्लाह की नियामत हो, अल्लाह की गिफ्ट है अभी पाकिस्तान। ये मुल्क है तो हम है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें कोई Action दो होना राय- चाहिए इस पे। बिल्कुल 100% होना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व हो। अदालत के जरिए होना चाहिए, कानूनी तकाजे पूरा करना चाहिए, Official आईन Secret और Act के कानून तहत और रोल को पॉल तय करते हुए इसमें कोई रियायत, कोई कंप्रोमाइज, कोई अपना, कोई रिश्तेदार, कोई मामा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला खत्ता मेरा बेटा भी अगर मुल्क के खिलाफ हो, उसको फांसी हो। बहुत बेहतरीन बात कर दी आपको। मेरे साथ जो मेहमान थे जनाब एयर मार्शल और हम भी साहब ये पाकिस्तान फौज का है जी, या पाकिस्तान नहीं स्टेट सबका है। या जनरल ये रिटायर्ड है पाकिस्तान जवाहर नवाज जजों का नहीं है, आरिफ ये भट्टी सबका है। साहब, सेनेटर शाहिद सैयद साहब। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि जिन लोगों की मैंने ये नंबर्स और नाम दिए हैं और बहुत अहम ज़राए के ज़रिए अगर वो समझते हैं कि अपनी पोजीशन क्लियर करें तो वो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो आ सकते हैं। बहुत सी और चीज़ें हैं किसी स्टेज पर मैं ऑनर करूँगा इस न्यूज़ लीक्स के हवाले से। वक्त ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।